नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा करम जला उपन्यास का आज 8वां एपिसोड पढ़ रही हूँ। राघव, मुझे पूरा विश्वास है इस बार तुम प्रथम आओगे। सभी शिक्षक तुम्हारा इनाम लेते हैं। थैंक्स सर। मैथ सर तो तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। विभा ने राघव का दायां हाथ चूमते हुए कहा। विभा, तुम्हारा साथ रहा तो मैं सचमुच हीरो बन जाऊंगा। राघव, मैं जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी। विभा ने अपनी बाहें राघव के गले में डाल दी। राघव ने झुककर उसके अरुण अधरों को चूम लिया और सचमुच राघव 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में प्रथम आया। विभा और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जबकि विभा पिछड़ गई थी, उसने कक्ष में 21वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन विभा को इसका कोई मलाल नहीं था। वह तो राघव की सफलता से फूले न समा रही थी। माथुर सिन्हा ने सुना तो वे भी हर्षित हुए और बोले, चलो इस खुशी में मैं एक साइकिल खरीद दूंगा, तुम लोग दोनों उसी से स्कूल जाना। विभा हर्षातिरेक से अपने बाबूजी से लिपट गई थी। माघ मास पड़ते ही कई लोगों ने माथुर सिन्हा को ब्याह कराने की सलाह दी। 1-2 लड़की वालों ने प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन माथुर सिन्हा ने दूसरा ब्याह करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वे दूसरी शादी करके विभा को दुख देना नहीं चाहते थे। 40 साल तो उम्र बीत चुकी है और कुछ साल कटते ही जवानी ठंडी पड़ जाएगी, और रही कभी कभार भूख मिटाने की तो वो उसके लिए राधा काफी है। फिर दूसरा ब्याह करके संकट मोल क्यों ले। माथुर सिन्हा के स्पष्ट रूप से इनकार करने के बावजूद लड़की वाले यदा कदा रिश्ता लेकर आ ही जाते थे। ये बात विभा के कानों में भी चली गई थी। एक दिन राधा अपनी छोटी बहन को लेकर चली आई। विभा उससे कभी मिली ही नहीं थी। वह उससे 3-4 साल बड़ी रही होगी। विभा, सुना है बापूजी ब्याह करना चाहते हैं। राधा मौसी ने विभा के मन की टोह लेना चाहा। विभा को कुछ पता था, फिर भी उसने इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम, यदि करना चाहें तो ई छोटक की मौसी कैसी रहेगी। राधा ने छोटकी मौसी के सामने विभा से पूछा तो विभा कुछ न बोल पाई, बस इतना ही कहा, इससे मैं क्या कहूँ, बाबूजी तैयार होंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। विभा ने छोटकी मौसी की ओर देखा, वह झेप गई। विभा ने न चाहते हुए भी दोनों के लिए खाना लगाया। वे दोनों बहनें भोजन करके चली गई। जाते जाते राधा मौसी कह गई, विभा तुम बाबूजी से बात करना। माथुर सिन्हा 9 बजे ड्यूटी से आए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुए तो विभा ने खाना लगा दिया। माथुर सिन्हा खाने लगे तभी विभा ने बात रख दी। बाबूजी, आज दोपहर में राधा मौसी आई थी, उसके साथ छुटकी मौसी भी थी। क्या कुछ काम था? माथुर सिन्हा ने रोटी काटकर चबाते हुए पूछा। हाँ, आपके ब्याह का प्रस्ताव लेकर आई थी छोटकी मौसी से। विभा ने कुछ चहकते हुए बात रखी। माथुर सिन्हा चुप रहे, रोटी का कौर चबाने लगे। उनका चित्त कुचट गया, सो दांतों से होठ काट लिए। कुछ देर तक दोनों बाप बेटी के बीच चुप्पी छाई रही। बाबूजी, एक बात कहूँ, मेरे ख्याल से आपको शादी कर लेनी चाहिए। विभा ने चुप्पी तोड़ते हुए हिम्मत बटोर कर कहा। फिर भी माथुर सिन्हा चुप रहे। बाबूजी, आप मेरी चिंता ना करें, और फिर मैं कितने दिन आपके साथ रहूंगी। विभा ने कुछ सुखचाते शर्माते हुए कहा। छोटकी मौसी भी अच्छी है, मैट्रिक की परीक्षा पास की है, आगे पढ़ना छोड़ दिया है। माथुर सिन्हा हाथ धोकर उठे और चौकी पर बैठते हुए बोले, विभा बेटी, ऐसी बात नहीं है। अब मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है, अपनी नहीं, और ये मेरा अटल निश्चय है। विभा चुप रही, इसके आगे कुछ न बोल सकी। भोर भोर में विभा की तबीयत खराब होने हो गई। उसने छू कर देखा, पैंटी गीली हो गई थी। पहले बड़ा लिज लगता था, किंतु अब शुरू होने में अद्भुत खुशी महसूस होती है। एक भय सा बना रहता, कहीं रुक न जाए। विभा ने सोचा, आज वह स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन सुबह जल्दी ही राधा मौसी आ गई, सो उसने सोचा स्कूल जाना ही ठीक रहेगा। बाबूजी को समय देना चाहिए। अब विभा को राधा मौसी के से पहले जैसी कुड़न नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। अब राधा मौसी उसके घर के लिए जरूरी लगने लगी थी, कदाचित बाबूजी के लिए। नमस्कार। लाल वाला दबा